गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपसे कहा गया है एन आरएलसी सीरीज सर्किट एज दीज वैल्यूज। पहले एक काम करते हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ हो जाएगा? कुछ इस तरह से कहा गया एन आरएलसी सर्किट where R is equal to 10, L is equal to 2 Henry. What will be the value of capacitance which will make the circuit critically damped? आपका सर्किट, आपका RLC सर्किट या आपका, जैसे आप कंट्रोल सिस्टम में वर्ड पढ़ते थे, सिस्टम क्रिटिकली डैम्प कौन सी कंडीशन में होता है? व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1। किसी सिस्टम का जीटा की वैल्यू 1 हो तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं? क्रिटिकली डैम्प। एक चीज़ पता चल गई आपको, जीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आरएलसी सर्किट में हमने जीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्या कैलकुलेट की थी? दैट वाज इक्वल टू दिस। सो हम हमारे सिस्टम में जो इस टाइम पे हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के दिए आरएलसी सर्किट सिस्टम में हमारे जीटा की वैल्यू is given by this expression and this expression should be equal to 1. So 1 should be equal to R by 2 under root C by L. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। R की वैल्यू गिवन है 10 डिवाइडेड बाई 2, C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड L इज अगेन गिवन एज 2। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू अंडर रूट C बाय 2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2। फ्रॉम हेयर C कैन बी सीन एज 2 डिवाइडेड बाई 25। आप इसे डिवाइड करना हो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा होगा, तो अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप एक काम कीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 25 को 100 बना दीजिए। बना सकते हैं इस तरह से। ये बन गया आपका 2500 में, और अब ये डिवीजन आप कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 100। सो योर C शुड बी इक्वल टू 0.08 फेरेड्स। अगर ये डिवीजन आप कर सकते हैं इक्वल टू 0.08 देन दैट्स वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, देयर आर सिंपल ट्रिक्स। सो 0.08 फेरेड, दिस इज योर आंसर। चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको इस सर्किट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स एट टर्मिनल ए एंड बी क्या बन जाएगा। यहाँ पे करंट सोर्स लगता है, अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट बनेगा तो उस करंट सोर्स की मैग्नीट्यूड क्या बनेगा वो पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इस शॉर्ट सर्किट बार में करंट कितनी फ्लो कर रही है वो कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द ये आ गया आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इस करंट सोर्स की बताइए वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, आपसे जेड के बारे में नहीं पूछा गया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स। तो इस सर्किट को थोड़ा मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सर्किट कुछ इस तरह का बनाया गया है। (25 ∠0° प्लस माइनस हमें ये शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है यहाँ पे IN, और ये यहाँ पे करंट दी गई है 15 ∠0° एंड दिस इज 15 ओम एंड दिस इज J 15 ओम। अब देखिए IN क्या आएगा आपका, ये करंट जो यहाँ पे इस नोड पे एंटर करने वाली है ये यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी, अगेन यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ भी फ्लो नहीं करेगी, यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा। यहाँ भी शॉर्ट सर्किट पाथ है, आपकी ये करंट 15 ∠0
इस शॉर्ट सर्किटेड पाथ में फ्लो कर जाएगी। जो ये करंट यहाँ से आ रही है, ये होल करंट आपकी शॉर्ट सर्किटेड पाथ में फ्लो कर जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका 15 एंगल 0 डिग्री। देन इस सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है वो भी सारी की सारी इस शॉर्ट सर्किटेड पाथ में फ्लो होगी। यहाँ पे कोई भी करंट इस सोर्स की वजह से यहाँ इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो होगी, सारी की सारी करंट इस शॉर्ट सर्किटेड पाथ में फ्लो हो जाएगी। तो इस करंट को मैं नाम दे देता हूँ I2। I2 कितना हो जाएगा, लूप एनालिसिस लगाइए। I2 विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करने के लिए लूप एनालिसिस क्या कहता है, EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज पाथ। यहाँ पे EMF कितना है 25 एंगल 0 डिग्री। मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मेरी लूप करंट I2 के अलॉन्ग में ही रहेगा। सो EMF is positive in that case and the drop is 5 I2 only। यहाँ से आप I2 देख सकते हैं, that is 5 एंगल 0 डिग्री। सो ये आ गया आपका I2 5 एंगल 0 डिग्री। I2 इज इक्वल टू 5 एंगल 0 डिग्री। सो आपकी नॉर्टन करंट, शॉर्ट सर्किटेड करंट कितनी हो जाएगी, ऊपर से करंट आ रही है 15 एंगल 0 डिग्री, नीचे से 5 एंगल 0 डिग्री। नेट करंट विल बी इक्वल टू माइनस I2। फ्रॉम हियर वी कैन सी I2 इज इक्वल टू 15 एंगल 0 डिग्री माइनस 5 एंगल 0 डिग्री। I2 इज सिंपली 10 एंगल 0 डिग्री। सो ए इज योर आंसर। जब भी आपके सर्किट में पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट पाथ हो इस तरह से, तो उसके पैरेलल में जितनी भी ब्रांच लगी ये आप इग्नोर कर सकते हैं, जितनी भी पैसिव ब्रांचेस लगी हैं। चलिए अब ये MCQ करते हैं। इस MCQ में आपसे पूछा गया है द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, द आंसर इज 0। ठीक है, जैसे मुझे लिखिए, पावर जो आपकी कंज्यूम होती है वो सिर्फ आपका रजिस्टर करता है। L and C डू नॉट कंज्यूम पावर। ठीक है, L and C कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करते, ये सिर्फ एनर्जी स्टोर करते हैं। और एनर्जी भी किस तरह से स्टोर करते हैं ज़रा देखिए। योर L and C बोथ क्या करेंगे, एक हाफ में आपकी एनर्जी स्टोर कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट हाफ में आपकी सेम एनर्जी आपके L and C वापस सर्किट में भेज देंगे। सो दिस इज हाउ L and C में पावर फ्लो होती है। किस तरह से, एक हाफ में आपकी पावर कंज्यूम कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, द वर्ड इज स्टोर कर लेते हैं, कंज्यूम नहीं कर लेते। L and C आपकी एक हाफ में पावर आपकी स्टोर कर लेते हैं एंड इन नेक्स्ट हाफ साइकिल वो उसी एनर्जी को वापस सप्लाई में भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, दे सेंड बैक द एनर्जी। तो वो टोटल पावर कुछ कंज्यूम नहीं करते। आपके L and C बोथ दे ओनली स्टोर एनर्जी and then send it back. In next cycle, they again store some energy and again they in next half cycle they send it back. तो आपके L and C कोई पावर कंज्यूम नहीं करते, बस वो स्टोर करते हैं और वापस भेजते हैं। और अगर आपके L का सर्कल एनर्जी स्टोर करने का और वापस भेजने का हम इस तरह से अज्यूम कर लें, तो आपके उसी सर्किट में C का जो साइकिल रहेगा वो ऑपोजिट रहेगा। इंडक्टर रहेगा इस तरह से पावर स्टोर कर रहा है, जिस हाफ साइकिल में इंडक्टर पावर स्टोर कर रहा होगा उस हाफ साइकिल में आपका कैपेसिटर पावर सेंड बैक कर रहा होगा, और जिस हाफ साइकिल में आपका इंडक्टर पावर सेंड बैक कर रहा होगा
उस हाफ साइकिल में आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन रहता है, आगे समझेंगे इसकी, पर एमसीक्यू पूछा गया है, आगे देखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। तो याद रखिए एल और सी दो ऑपोजिट साइकिल्स में पावर स्टोर और सेंड बैक करते हैं, और एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, pure inductor and capacitor is 0, P is only consumed by R, L और C सिर्फ पावर को स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच इनपुट यील्ड्स नेचुरल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज अनदर वर्ड फॉर आउटपुट, याद रखिएगा। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कैसे रहता है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, मान लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से, x डिवाइडेड बाय वाई, फॉर सिंप्लिसिटी रख लेते हैं, इस s को इग्नोर कर देते हैं। सो ये ट्रांसफर फंक्शन आई मे राइट एज सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, कुछ भी हो सकता है ट्रांसफर फंक्शन, लेट्स से x डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा आउटपुट, सॉरी आई मीन कौन सा इनपुट नेचुरल आउटपुट यील्ड करता है। ठीक है, which input yields natural output। तो आपसे इनपुट के बारे में पूछा गया है, R ऑफ S क्या होता है इनपुट और C ऑफ S क्या होता है आउटपुट। सो इफ R ऑफ S इज इक्वल टू 1, आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, सिंपली x डिवाइडेड बाय वाई। सो R ऑफ S इक्वल टू 1 कब होता है, जब आपका इनपुट इम्पल्स इनपुट होगा, इन दैट केस R ऑफ S विल बी इक्वल टू 1। सो आपका जो आउटपुट है वो एकदम नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, और यू में वो सिस्टम का फ्री रिस्पॉन्स होगा। तो फ्री रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स एक सिस्टम कब यील्ड करता है, जब उसे इनपुट कौन सा मिले, इम्पल्स इनपुट। सो योर आंसर इज सी। चलिए ये एमसीक्यू देखिए, इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है इन आरएलसी सर्किट, फर्दर कंटिन्यू करने से पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दोनों डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। सीरीज आरएलसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों ड्रॉ कर लेते हैं, सीरीज भी और पैरेलल भी। ये आ गया आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट, ये आ गई सप्लाई आई और वी व्हाटएवर। ठीक है, आपसे पूछा गया है इन आरएलसी सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम इन सीरीज करंट, दैट इज फॉर श्योर। अब काफ़ी देर से पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी सीरीज आरएलसी सर्किट में एट रेजोनेंस कंडीशन, दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, सो ए इज योर आंसर, मिनिमम इन पैरेलल सर्किट। यस, दैट इज समथिंग न्यू फॉर यू। जो आपकी करंट होगी पैरेलल सर्किट में, दैट विल बी मिनिमम एट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, होता क्या है रेजोनेंस कंडीशन में, क्या होता है आपका सर्किट का जो नेट रिएक्टेंस होता है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो वहाँ है ही नहीं। ठीक है, एट रेजोनेंस आपके सर्किट का जो नेट रिएक्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। तो जैसे यहाँ पे इस सर्किट में ये पूरा सर्किट ऐसे बिहेव करे जैसे ये है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे Z क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ
R, the total impedance will be only R. तो आपकी करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. ऐसे आपका I की वैल्यू V डिवाइडेड बाय Z बनी थी, which would have been composed of R and XL and XC. अब आपका एट रेजोनेंस एस ओमेगा नॉट क्या होता है, आपकी जो करंट होती है दैट इज ड्यू टू V डिवाइडेड बाय Z एज यूजुअल. और यहाँ पे आपका Z क्या होता है, सिर्फ R होता है. यहाँ पे X की वैल्यू 0 होती है. तो उस टाइम पे आपकी करंट मैक्सिमम हो जाती है आपके सीरीज सर्किट में. सिमिलरली रेजोनेंस में अगेन आपके सर्किट में जो आपका LOC होता है वो टुगेदर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो इस सर्किट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते. नेट रिएक्टेंस आपका इस सर्किट में भी कितना बन जाएगा, 0. LOC है ही नहीं. अब पैरेलल पाथ में, पैरेलल ब्रांचेस में अगर ये 3 ब्रांचेस 30 ओम्स की हैं तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 10 ओम. और यहाँ से अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूँगा तो कितनी निकल जाएगी, मान लेते हैं ये 100 वोल्ट्स है. सो दिस विल बी 10 एम्पियर. और इसी केस में अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूँ, ये 2 ब्रांचेस ओमिट कर दूँ तो मेरी करंट कितनी आएगी, वे कितना रहेगा 100 वोल्ट. और अब आर कितना है 30. इम्पीडेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया है. मेरी करंट क्या हो गई, घट गई है. जैसे जैसे आपकी पैरेलल ब्रांच सिस्टम में जैसे जैसे पैरेलल ब्रांचेस हटते चलती हैं, पैरेलल ब्रांचेस सिस्टम में जैसे जैसे आपकी पैरेलल ब्रांचेस घटते चलती हैं आपका इम्पीडेंस बढ़ता चलता है. तो इम्पीडेंस बढ़ता चलेगा तो क्या होगा, करंट घटती चलेगी. सो जैसे जैसे आपके पैरेलल ब्रांचेस सिस्टम में पैरेलल ब्रांचेस घटते चलेंगी आपका इम्पीडेंस बढ़ता चलेगा और आपकी करंट घटती चलेगी. सो पैरेलल RLC सर्किट में भी कुछ ऐसा होता है. एट रेजोनेंस एक बात पक्की है, L and C विल बी टुगेदर बिहेव एज कि वो यहाँ पे है ही नहीं. तो आपकी पैरेलल ब्रांचेस क्या होंगी, घट गई, आपका इम्पीडेंस बढ़ गया और आपकी जो करंट होती है एट रेजोनेंस इन पैरेलल केस वो मिनिमम होती है. सो A is your answer.